तो हम लोग पढ़ेंगे आज सत्ता की साझेदारी। साझेदारी का अर्थ होता है पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप। और सत्ता का मतलब होता है पावर, ठीक है, पावर शेयरिंग। शेयरिंग बोलेंगे, पार्टनरशिप भी बोलेंगे। साझेदारी नॉर्मल भाषा में ये समझो, जैसे आप मान लीजिए घर में अभी छोटे हो, तो मम्मी पापा के पास पावर है। मम्मी पापा के पास पावर कैसे है कि आपको रात में कहीं जाना है तो किससे ऑर्डर लेते हो? मम्मी से। मम्मी किससे ऑर्डर लेती है? पापा से। तो मेन पावर किसके पास है? मम्मी और पापा के पास। तो ये मेन पावर है अभी मम्मी और पापा के पास। धीरे धीरे आप बड़े हो जाओगे, कमाने लगोगे, आपका छोटा भाई को कहीं जाना है आना है तो किससे पूछ सकता है? आपसे भी पूछ सकता है। अगर आपका छोटा भाई बड़ा भाई अगर छोटा भाई अगर आप गलती कोई करता है तो आप भी उसको थप्पड़ मार सकते हो। यानी कि थोड़ा सा पावर मम्मी पापा ने किसको दे दिया? आपको भी दे दिया, ठीक है। तो यही होता है सत्ता की साझेदारी एक तरह से। तो ये तो घर का सिनेरियो हो गया। अब बाहर का सिनेरियो की बात करते हैं, देश की सिनेरियो का। तो यहाँ पे दो केस स्टडी है। एक केस स्टडी है बेल्जियम के बारे में और एक केस स्टडी है श्रीलंका के बारे में। बेल्जियम की बात किया जाए तो बेल्जियम जो कि यूरोप का एक छोटा सा देश है, जिसकी जनसंख्या की बात किया जाए तो हरियाणा से भी कम है। और यहाँ पे जो समाज है ना वो बड़ा ही जटिल है। समाज जटिल का मतलब है यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं। जैसे यहाँ पे 59% लोग जो रहते हैं वो डच भाषा बोलते हैं, ठीक है। 40% लोग कौन सा भाषा बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। और बचा 1% लोग क्या बोलते हैं? जर्मन भाषा बोलते हैं, ठीक है बच्चा। जिसमें से ध्यान रखिएगा कि पूरे बेल्जियम में 59% डच बोलते हैं, 40% फ्रेंच बोलते हैं। लेकिन बेल्जियम की जो राजधानी ब्रुसेल्स है, ये है इसकी राजधानी, ठीक है। ये जो ब्रुसेल्स है यहाँ पे 80% आबादी कौन सा भाषा बोलती है? फ्रेंच। और 20% आबादी क्या बोलते हैं? डच। और पूरे देश में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? डच की। और अगर राजधानी में बात किया जाए कि सबसे ज्यादा कौन सा भाषा बोलते हैं तो फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग जो है वो ज्यादा समृद्ध है। समृद्ध का मतलब अच्छे हैं, रिच है और ज्यादा ताकतवर है ये लोग सब। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको 2 रीजन दिख रहा होगा, दिख रहा है? ऐसे देखा जाए तो 3 रीजन आपको दिख रहा होगा। ये जो रेड कलर का जो लोग देख रहे हैं ना, रेड कलर, यहाँ पे ये लोग बोलते हैं फ्रेंच। क्या बोलते हैं? फ्रेंच। और ये जो पीला रीजन देख रहे हैं ये जो लोग बोलते हैं वो बोलते हैं डच। और यहाँ पे जो कटिंग कटिंग पार्ट्स देख रहे हैं ये वाला, यहाँ पे लोग बोलते हैं जर्मन। ये है बच्चा फ्लेमिश रीजन। ये येलो वाला कौन सा रीजन है? फ्लेमिश, ठीक है, जहाँ पे कौन सा भाषा बोलते हैं? डच। ये वाला जो रीजन है ये वेलोनिया या वेलोन का रीजन है, ठीक है बच्चा। और ये है जर्मन भाषी का रीजन। और ये कौन सा है? उसकी राजधानी ब्रुसेल्स, ठीक है। यहाँ पे कौन सा भाषा है? फ्रेंच। यहाँ पे कौन सा भाषा है? डच। डच 59%, फ्रेंच 40% और 1% जर्मन। राजधानी में फ्रेंच 80% और 20% डच। पूरे देश में सबसे ज्यादा डच और राजधानी में सबसे ज्यादा फ्रेंच लोग रहते हैं, ठीक है। और ताकतवर कौन है? जो संख्या में कम है। फ्रेंच लोग क्या है? ज्यादा ताकतवर है और ज्यादा धनी है, ठीक है। अब देखते हैं श्रीलंका के बारे में, देख लेते हैं। तो पहले तो बेल्जियम के बारे में हमने देख लिया, अब श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका भी भारत अगर यहाँ है तो भारत के दक्षिण में यहाँ पे आपका श्रीलंका है, ठीक है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश उन देश को कहा जाता है जो चारों तरफ से पानी रहता है, ठीक है। तो श्रीलंका के चारों तरफ क्या है? पानी, इसीलिए ये द्वीपीय देश है। ये भी इसकी बात करें तो इसकी आबादी लगभग 2 करोड़ के बराबर है, हरियाणा के आधार पे है। यहाँ भी बेल्जियम में जिस तरह से अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे, यहाँ भी अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग रहते हैं 24% सिंहली, वहां का जाति का नाम है सिंहली। सबसे ज्यादा प्रतिशत 74% लोग कौन है? सिंहली है। बचा 18% लोग कौन है? तमिल है। अब इस तमिल में भी 2 तरह के तमिल है। एक भारतीय तमिल है जो भारत से आया और एक तमिल है जो बहुत पहले से वहीं पे है, ठीक है। 18% लोग तमिल है। और भी बहुत छोटे छोटे, जैसे बहुत सारे ईसाई भी है, बहुत सारे मुसलमान भी। ईसाई क्यों है भैया? तो ब्रिटिशों ने उस पर राज किया था। तो यहाँ भी 2-3 तरह के जाति संरचना है। समाज में एक तरह के लोग नहीं है, कई तरीके के लोग रहते हैं, ठीक है बच्चा। अब देखिए बेल्जियम ने क्या समझदारी दिखाई। वहां पे भी देखिए, जब भी 2 तरह या 2, जैसे आपका घर है, आप अपने ही भाई बहन हो, मम्मी पापा है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है कि नहीं होता है? टकराहट होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ऐसे देश में भी अलग अलग ग्रुप के लोग रहेंगे, वहां पे भी टकराहट होगा। और फ्रेंच और डच के बीच में भी टकराहट होने लगा। तो बेल्जियम ने कुछ समझदारी निभाई। उन्होंने कहा कि भाषाई विविधता कई बार सांस्कृतिक और राजनीतिक झगड़े का कारण बन जाती है। क्योंकि डच कौन सा भाषा बोलते थे? डच। फ्रांस वाले लोग, फ्रेंच लोग कौन सा भाषा बोलते थे? फ्रेंच। तो इन दोनों के बीच में ना भाषा को लेकर झगड़ा होता था। और भाषा सिर्फ भाषा नहीं होती है जो सिर्फ बोलना हो,
भाषा एक संस्कृति लेके आती है। जैसे जब आप हेलो बोलते हो, जो आदमी ज्यादा इंग्लिश बोलने लगता है वो इंग्लिश की तरह बिहेव भी करने लगता है और इंग्लिश की तरह खान पान भी रखता है और इंग्लिश मैन की तरह पहनावा भी रखता है। तो भाषा सिर्फ भाषा नहीं होती, वो क्या होती है, एक संस्कृति होती है। तो भाषाई विविधता के चक्कर में सांस्कृतिक विविधता भी हो जाती है और उसके चक्कर में झगड़ा भी होने लगता है। ठीक है, इसके चक्कर में क्या होता है, 1950 से 60 के चक्कर में फ्रेंच और डच के बीच में तनाव बढ़ने लगता है। तनाव मतलब झगड़ा बढ़ने लगता है। लेकिन पूरे देश में देखा जाए तो 59% कौन थे, डच थे। डच कौन थे, बहुमत में थे। बहुमत क्या होता है, जब भी इलेक्शन होता है ना तो इलेक्शन में बहुमत की बात होती है। बहुमत अधिकांश उसी को मिलता है जिसकी संख्या ज्यादा हो। तो यहाँ पे संख्या किसकी ज्यादा थी, डच की। लेकिन राजधानी, पूरे देश में डच की संख्या ज्यादा थी 59%, लेकिन राजधानी में किसकी संख्या सबसे ज्यादा थी, फ्रांस की, फ्रेंच की। यानी कि डच पूरे देश में बहुमत में थे लेकिन राजधानी में ये अल्पमत में थे। अल्पमत मतलब संख्या में कम था, 20% था। परंतु वहां पे बेल्जियम ने एक समझदारी निभाई और संविधान में टोटल 4 संशोधन किए और 4 संशोधन करके ये जो तनाव जो उमड़ रहा था, पनप रहा था, उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। क्लियर है। और क्या हुआ, तो सबसे पहले टकराव को रोकने के लिए जो कदम उठाया, 4 संविधान में संशोधन करके। संविधान में संशोधन करना आप समझते हैं ना, एक देखिए संविधान होता है, संविधान क्या होता है, लिखित दस्तावेज होता है कि देश किस तरह से चलेगा। ठीक है, नियम कानूनों का एक गट्ठर होता है जहां पे लिखा हुआ है। जरूरी नहीं लिखा हो, लिखा भी हो सकता है, बिना लिखा भी हो। भारत में लिखा है, ब्रिटेन में नहीं लिखा है। ठीक है, तो उस तरीके से आपका देश चलता है। तो यहां पे संविधान में 4 बदलाव किए। बदलाव किया जाता है संशोधन करके। क्या करके, संशोधन करके। तो टोटल कितने संशोधन किए गए, 4। क्या 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 गया संशोधन में, सबसे पहले डच सरकार बनेगा। सरकार में लोग क्या बनेंगे, मंत्री। तो मंत्री डच बने या फ्रेंच बने, आधा आधा बनेगा, आधा आधा बनेगा। बिठाओ, आधा आधा बनेगा। आधा आधा का मतलब है कि अगर टोटल 10 मंत्री बनेंगे ना तो डच 5 बनेंगे और फ्रेंच भी। अगर 20 मंत्री बनेंगे तो ये 10 बनेगा और ये भी 10 बनेगा। तो सबसे पहले कहा गया कि भैया जो भी मंत्री बनेंगे दोनों भाषा से समान बनेंगे। ठीक है। दूसरी बात, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां 2 इलाकों में दे दी गई। अब देखिए, ये 2 इलाके थे जो मेन थे, एक डच वाला इलाका और एक फ्रेंच वाला इलाका। डच वाले इधर रहते थे, फ्रेंच वाले लोग इधर रहते थे। तो जो भी देखिए, 2 तरह की सरकार होती है, एक केंद्र सरकार होती है जो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, और एक राज्य सरकार होती है। तो केंद्र सरकार की जो अधिकांश ताकतें थी वो किधर को दे दी गई, राज्य सरकार को। बात समझिए, केंद्र सरकार सबसे ऊपर नहीं रहा, यहां पे दे दी गई। दूसरी ओर ब्रुसेल्स जो राजधानी था, जो आपने देखा ऐसे करके था, ऐसे करके, और यहाँ पे ब्रुसेल्स जो था, उस राजधानी में कहा गया कि फ्रेंच वहां पे 80% था, डच 20% था, लेकिन कहा गया कि दोनों समुदाय को समान समान मिलेगा। जब पूरे देश में डच वाले बलिदान देंगे तो यहाँ पे फ्रेंच वाले बलिदान देंगे, संख्या के आधार पे। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक। इसके बाद ब्रुसेल्स में अलग सरकार बनाया गया। इसके अलावा रीजन के वाइज से सामुदायिक सरकार का भी निर्माण किया गया है, और इसका जो चुनाव होगा, जो जिस भाषा के लोग रहेंगे ना उसी तरह का सरकार का निर्माण करेंगे। जैसे फ्रेंच वाला फ्रेंच भाषी सामुदायिक सरकार का, जर्मन भाषी जर्मन समुदाय का। ठीक है, तो इस तरह से इन लोगों ने अपने अंदर जो टकराव होता उस टकराव को क्या कर दिया, रोक दिया। ठीक है, संशोधन करके। लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। श्रीलंका में क्या हुआ, तो भाई यहां भी पूर्वी भागों में तमिल लोग अधिक थे, अब बाद बाकी सिंगली लोग बहुसंख्यक में थे। देख लीजिए मैप, देख लीजिए ध्यान से। श्रीलंका ये देख रहे हैं, तो ये वाला जो इलाका है बच्चा, ये सिंगली लोग है। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, सॉरी, ये जो हिस्सा पीला वाला दिख रहा है ये सिंगली लोग है, और ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं वो तमिल लोग है। क्लियर है, ये लोग कौन सा है, तमिल लोग है। ये भी लोग कौन सा है, तमिल लोग है। तो ये सिंगली हो गया और ये तमिल लोग हो गए। तो देखा जाए बच्चा, तो पूर्वी भाग में कौन सा था, तमिल लोग थे, और बाद बाकी अन्य हिस्से में कौन से लोग थे, सिंगली लोग थे। तो इन्होंने, श्रीलंका के लोग ने बेल्जियम की तरह कोई हल नहीं निकाला, और इन लोगों ने एक बहुसंख्यक समुदाय, सिंगलियों ने बहुसंख्यकवाद को दूसरे पे थोपने का प्रयास किया, और जिससे क्या वहां पे भड़क गया, गृह युद्ध। बहुसंख्यकवाद होता क्या है, इसको पहले समझो। देखिए, बहुसंख्यकवाद क्या होता है, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी ना उसको कहा जाता है बहुसंख्यक। क्या कहा जाता है, बहुसंख्यक। जैसे भारत में अगर बात करें तो भारत में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किस धर्म के लोग हैं, हिंदू। तो हिंदू को भारत में कहा जाता है बहुसंख्यक। 90 करोड़ है।
अगर ये 90 करोड़ एक तरफ वोट दे दे तो सरकार किसकी बन जाएगी? एक धर्म के बन जाएगी, तो वही धर्म अपना सारा काम करने लगेगा। तो यहां भी यही हुआ, एक ही धर्म के लोगों ने, एक ही धर्म का लोगों का सरकार बन गया, ठीक है, और ये बहुसंख्यकवाद हो गया, ठीक है। और जब बहुसंख्यकवाद हो गया तो इसके चक्कर में क्या हो गया? गृह युद्ध शुरू हुआ। तो ऐसा क्या चीज हुआ जो गृह युद्ध हो गया, इसको समझिए। तो सबसे पहले श्रीलंका में जो बहुसंख्यकवाद आया, संख्या के बल पे हमने दूसरे जो कम संख्या वाले लोग हैं उसको दबाना शुरू किया श्रीलंका ने, तो वहां पे एक कानून पास किया गया 1956 का कानून। सबसे पहली बात इसमें की गई कि जो सिंगली भाषा या सिंगली समुदाय को कहा गया भाई सबसे आप ऊंचे हो। जैसे आपने सिंगली भाषा को कहा या सिंगली समुदाय को कहा कि आप सबसे ऊंचे हो, तो इसका मतलब दूसरा कोई इसके नीचे हो गया, 2 दर्जे हो गया। दूसरी ओर सिंगली जो था बौद्ध थे, कौन थे? बौद्ध। तो इसमें एक कानून में यह भी कहा गया, संविधान में यह भी प्रावधान किया गया 1956 के द्वारा कि बौद्ध मठ को संरक्षण दिया जाएगा और उसको बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात, विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में भी किसको प्राथमिकता दी जाएगी? सिंगली भाषा को, यानी कि सिंगली भाषा को वहां का नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। और जैसे सिंगली भाषा को नेशनल लैंग्वेज बनाया गया तो किसका हालत खराब हो गया? तमिलों का, ठीक है। सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, ठीक है, और तमिलों की अवहेलना हुई। तमिलों ने बहुत सारा रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया, प्रदर्शन किया, और जब नहीं हुआ तो उन लोगों ने हथियार उठा लिया, ठीक है। और हथियार उठा लिया और इसके चक्कर में क्या फैल गया? वहां पे गृह युद्ध फैल गया। क्या हो गया? गृह युद्ध। तो गृह युद्ध क्या है? किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि एकदम युद्ध सा लगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गृह युद्ध बोलते हैं। तो बेल्जियम ने समझदारी निभाई और श्रीलंका ने समझदारी नहीं निभाई। बेल्जियम में जो बहुसंख्यक थे उन्होंने अल्पसंख्यक को भी अधिकार दिए, लेकिन श्रीलंका में जो बहुसंख्यक थे उन्होंने अल्पसंख्यक को अधिकार नहीं दिया और वहां पे गृह युद्ध आ गया, घर में लड़ाई होने लगा, ठीक है। अब बात उठता है कि सत्ता की साझेदारी है क्या? जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी होती है उसी को सत्ता की साझेदारी कहते हैं। जहां पे जितने भी समूह हैं, जितने भी समुदाय है, सब कोई सत्ता का उपयोग करेगा, सत्ता में पार्टिसिपेट करेगा, उसी को सत्ता की साझेदारी कहेंगे, ठीक है। लोकतंत्र का मूल मंत्र है सत्ता की साझेदारी, और किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में हर नागरिक का हिस्सा होता है, हिस्सा भागीदारी द्वारा ही संभव हो पाती है। लोकतंत्र क्या होता है? जहां पे चुनी हुई सरकार हो, इलेक्शन हो, और इलेक्शन में हम लोग वोट डालते हैं, वोट डालने के बाद जिसको वोट डालते हैं उनके पास भी अधिकार होता है, ठीक है, वो काम करते हैं। तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था में नागरिकों को इस बात का अधिकार होता है कि शासन के तरीकों के बारे में उनसे सलाह ली जाए, ठीक है। चलिए अब आते हैं सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो भैया इसके 2 कारण है, एक तो है युक्तिपरक लॉजिकल कारण है और एक नैतिक कारण है, ठीक है। तुम अपने माँ बाप की सेवा क्यों करोगे? एक तो पहला कारण है भैया माँ बाप बूढ़े लोगों का सेवा करना चाहिए, और एक कारण ये है कि भैया बचपन में मैं जब चल नहीं फिर पा रहा था तो माँ बाप ने मेरा देखभाल किया, तो अब मेरा फर्ज बनता है कि माँ बाप ने जितना मुझे दिया उसका डबल या ट्रिपल मैं दूं। तो एक तो भाई नैतिक है और एक है लॉजिकल। तो सत्ता की साझेदारी के भी 2 कारण हैं, 2 तर्क दिए जा सकते हैं, एक लॉजिकल और एक नैतिक। लॉजिकल ये है कि जैसे आप किसी को शेयर देते हो ना, साझेदारी देते हो ना, तो उससे क्या हो जाता है? टकराव जो होने वाला होता है वो टकराव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जो 2 सामाजिक समूह, विभिन्न सामाजिक समूह के बीच में जो टकराव होगा वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और राजनीतिक व्यवस्था अस्थायी रूप से काम करती है। क्लियर है? टकराव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब जैसे टकराव कम होने का मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए एक बड़ा भाई है, सोनू बड़ा है, मोनू क्या है? छोटा है। अब सोनू भी कमा रहा है, मोनू भी कमा रहा है, ठीक है। सोनू का घर में चल रहा है, बेचारा मोनू का चल ही नहीं रहा है, तो मोनू क्या हो जाएगा? बाबला हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो कहेगा कैसे ये भी कमाता है हम भी कमाते हैं, इसका बात चलता है मेरा नहीं चलता। मोनू बावला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बावला हो जाएगा तो घर में क्या होगा? टकराहट होगा। तो सोनू समझदार रहेगा, सोनू कहेगा चलिए ये वाला काम तू ही कर अपने मन से, तो मोनू अच्छा मेरे पास भी अधिकार है, तो सोनू ने क्या किया? उसको भी पावर दे दिया, भाई ये काम तेरा है। बात समझ गए? तो पावर दे दिया तो दोनों में झगड़ा नहीं हुआ। झगड़ा नहीं हुआ तो घर में सुख शांति हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो सुख शांति अस्थायित्व जैसे चल रहा है वैसे हुआ। तो राजनीतिक व्यवस्था घर की व्यवस्था के लिए अस्थायित्व है। क्लियर है? पावर शेयरिंग। नैतिक तर्क क्या है भाई? नैतिक तर्क ये है सत्ता की साझेदारी जो ना लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र का मतलब ही है जनता का शासन। किसका शासन? जनता का।
जब जनता का शासन है तो जनता के हिसाब से ही काम होना चाहिए ना। जनता के हिसाब से तभी काम होगा जब जनता को हम भागीदारी बनाएंगे, जब जनता को भी लगे हाँ ये मैं ही कर रहा हूं। जैसे जनता के पास क्या है, वोटिंग का अधिकार, हर 5 साल के बाद आता है ना, ये सरकार काम नहीं कर रही, हटाओ, हमने हटाया इसको। तो ये है, लोगों की भागीदारी आवश्यक है, और भागीदारी के माध्यम से ये लोग शासन से जुड़ जाते हैं, किसके साथ, सत्ता से जुड़ जाते हैं। लोगों को अधिकार है कि उनसे सलाह ली जाए, प्रशासन किस तरह से चलाई जाए, लोगों से लेते हैं। जैसे सरकार अच्छा नहीं काम करेगी, क्या करेंगे, हटा देंगे। बहुत सारा चुनाव होता है ना, जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने अच्छा काम नहीं किया, जनता ने सत्ता में कैसे आई, चल भाई हट, मेरे हिसाब से तुमने काम नहीं किया, दिल्ली को साफ नहीं किया, कचरा फैला दिया, पानी अच्छा नहीं आ रहा, भाई तू हट, हुआ ना। अगर जनता के हिसाब से काम करता तो आज भी रहता। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए शॉर्टकट में करवा रहा हूं। सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों है भाई, तो आपने आवश्यकता समझ ही ली है। घर में शांति बनाए रखने के लिए, देश में, समाज में सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। सोनू मोनू का एग्जाम्पल समझ गए। इससे विभिन्न सामाजिक समूहों में टकराव को कम करने में मदद मिलती है। ठीक है, किसी भी समाज में, कोई भी समाज होता है तो कोई भी समाज जो चाहता है ना, वो हम ही जो करे वो चले। ठीक है, तो किसी भी समाज में बहुसंख्यक, जिसकी संख्या ज्यादा होगी ना, उसका आतंक रहता है। आतंक बोलना गलत बात है, उसका वर्चस्व रहता है कि भाई मेरा ही चलेगा। जैसे बड़ा भाई हमेशा कहता है मेरा ही चलेगा, तुम कौन होते हो बोलने वाले। तो ये खतरा बना रहता है। बहुसंख्यक का आतंक, जैसे जिसकी संख्या ज्यादा उसका आतंक होगा, तो जो जिसकी संख्या कम है उसको क्या कर देगा, तबाह कर देगा। पहले उसको तबाह करेगा, फिर खुद को भी तबाह कर लेगा। ठीक है, लेकिन जैसे हम पावर शेयर कर देते हैं सबको, तो बहुसंख्यक के आतंक से हम क्या हो जाते हैं, वर्चस्व से बच जाते हैं। बात समझ गए। बड़े के पास भी पावर आ गया, जिसकी संख्या कम है उसके पास भी पावर आ गया, आतंक कम जाएगा। ठीक है, लोगों की आवाज ही लोकतांत्रिक सरकार की नींव है। इसलिए कहा जा सकता है लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। लोगों को जब तक ये अधिकार नहीं देंगे तब तक सत्ता की साझेदारी का कोई मतलब नहीं है। सत्ता की साझेदारी के 2 कारण होते हैं, एक समझदारी भरा कारण और दूसरा नैतिक कारण, जो कि दोनों कारण हमने यहाँ पे देखा, लॉजिकल, नैतिक। ठीक है, सत्ता की साझेदारी का समझदारी भरा कारण है समाज में टकराव न हो और बहुसंख्यक का वर्चस्व न हो। और आत्मा को, नैतिक कारण क्या, आत्मा को अक्षुण्ण, लोकतंत्र की आत्मा ही क्या है, सत्ता की साझेदारी, लोगों का चयन। ठीक है, चलिए बच्चा, भारत में देखा जाए तो कैसा है, तो आप सब जानते हैं भारत में कौन सा शासन है, लोकतांत्रिक शासन, जहां पे जनता प्रधानमंत्री को या जनता शासन करने वाले को हर 5 साल के बाद चुनती है। यहाँ के नागरिक सीधे चुनते हैं, मताधिकार करते हैं, वोट डालते हैं और अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। लोगों द्वारा एक प्रतिनिधि एक सरकार को चुनते हैं। इस तरह से एक चुनी हुई सरकार रोजमर्रा का शासन चलाती है और नए नियम बनाती है। सरकार कौन चुन रहा है, हम प्रतिनिधि चुनते हैं, प्रतिनिधि सरकार चुनता है। ठीक है, तो कौन चुन रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम ही लोग चुनते हैं। ठीक है, किसी भी लोकतंत्र में हर प्रकार की राजनीतिक शक्ति का स्रोत कौन होती है, प्रजा। प्रजा मतलब लोग। लोकतंत्र का यही मूलभूत सिद्धांत है। अगर लोग नहीं होगा तो राजतंत्र बन जाएगा, तानाशाही बन जाएगी। ठीक है, एक समुचित लोकतांत्रिक सरकार में समाज के विविध समूहों, अलग अलग समूहों और मतों का उचित सम्मान दिया जाए। मतों का मतलब वोट का सम्मान दिया जाए, हर आदमी एक बराबर। ठीक है, और लोकतंत्र में यह भी जरूरी हो जाता है राजनीतिक सत्ता का बंटवारा ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में हो। इसलिए भारत में तो देखते हो पीएम बनता है, सीएम बनता है। पीएम से क्या बनता है, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद। सीएम डीएम सत्ता नहीं है। सीएम से क्या बनता है, एमएलए, मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव एंड असेंबली, विधायक, सांसद। इसके अलावा वार्ड पार्षद, मुखिया, ये सभी तो है। तो बहुत सारे लोग इससे सत्ता का सुख भोगते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सत्ता की साझेदारी के अलग अलग रूप है। एक है ऊर्ध्वाधर वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण का मतलब ऊपर नीचे, और एक है क्षैतिज वितरण, ऐसे ऊपर नीचे। तो समझ गया, सबसे ऊपर कौन होगा, केंद्र सरकार, पीएम, केंद्र सरकार। इसके नीचे कौन होगा, सीएम, मतलब कि राज्य सरकार। ऊपर में केंद्र सरकार और इधर नीचे राज्य सरकार मतलब स्टेट सरकार, और नीचे स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार जैसे पंचायत, नगर निगम, ये सब की सरकार हो गए। ठीक है, और क्षैतिज वितरण में क्या होगा, ये ऊपर नीचे है ये सरकार, सबसे ऊपर केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर स्थानीय सरकार। ठीक है, इसमें कौन होगा, ये ऊपर नीचे नहीं, ये बराबर है। ठीक है, जैसे विधायिका, विधायिका का काम क्या है, कानून का निर्माण करना। ठीक है, कार्यपालिका का काम क्या है,
जो कानून का निर्माण विधायिका ने किया उसको लागू करना। ठीक है, न्यायपालिका का काम क्या है? भैया कानून को देखना, उसकी व्याख्या करना कि इन लोगों ने कानून संविधान के दायरे में बनाया है या नहीं बनाया। क्लियर है? विधायिका में लोकसभा भी आता है, राज्यसभा भी आता है और राष्ट्रपति भी आता है। कार्यपालिका में प्रधानमंत्री आता है, मंत्रिपरिषद आता है और डीएम सब जो आता है ये सब आता है। और न्यायपालिका तो आप जानते हो एक सुप्रीम कोर्ट होता है, एक स्टेट का भी कोर्ट होता है और एक जिला कोर्ट भी होता है। ठीक है, ये सब होता है। चलिए इतना ही पार्ट था। यहाँ तक में अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं।